जय हिंद साथियों, जीके जीएस की दुनिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न से। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया या तिब्बत? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और एक्स्ट्रा फैक्ट, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। इसका साक्ष्य बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया तथा सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन किया। एडवर्ड मेयर ने कहा कि आर्य पामीर के पठार से आए थे और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे और दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4, 8, 10 या 18? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता के लोगों को कौन सी भाषा का सबसे अधिक उपयोग करते थे? वैदिक सभ्यता के लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते थे सर्वाधिक? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल के लोगों का पवित्र पेय पदार्थ क्या था? शरबत, सोमरस, करब, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सर्वाधिक पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल के लोग सदा नीरा किस नदी को कहते थे? रावी, सतलज, ब्यास, गंडक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी को कहते थे। प्राचीन काल में झेलम नदी को क्या कहा जाता था? कुभा, सदानीरा, परुष्णी या वितस्ता? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वितस्ता। तो झेलम नदी का पुराना नाम आप क्या याद रखेंगे? वितस्ता। तो काबुल नदी किसको क्या कहते थे? कुभा कहते थे। झेलम नदी को वितस्ता कहते थे। चिनाब नदी को अस्किनी कहते थे। रावी नदी को परुष्णी कहते थे और गोमती नदी को गोमल कहते थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में आर्य शब्द का वर्णन कितनी बार देखने को मिलता है? 33 बार, 100 बार, 200 बार या 30 बार? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33 बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र देवता का वर्णन कितनी बार देखने को मिलता है? 100 बार, 250 बार, 200 बार या 3 बार? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 बार। सबसे अधिक देवता का प्रयोग किया गया है इंद्र देवता को। कितनी बार किया गया है? 250 बार किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है? 50 बार, 65 बार, 55 बार या 200 बार? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 बार। आइए पूरे डिटेल से समझ लेते हैं किसको कितनी बार देखा गया है। आर्य शब्द का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार है? 33 बार है। इंद्र शब्द का वर्णन कितनी बार है? 250 बार है। विष्णु शब्द का वर्णन कितनी बार है? 100 बार है। और अग्नि शब्द का वर्णन 200 बार है। शिव शब्द का वर्णन 3 बार है और सिंधु नदी का वर्णन 55 बार है। यमुना नदी का वर्णन 3 बार है और गंगा नदी को केवल 1 बार जिक्र किया गया है और सरस्वती नदी का 50 बार है। सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती नदी को। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंधु नदी का कितनी बार जिक्र किया गया है? 55 बार। तो ये आपको याद रखना है। वैदिक काल में यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में देखने को मिलता है? कठोपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क तथा गार्गी संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडूक उपनिषद या मुंडोक उपनिषद? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है, सबसे पुराना उपवेद कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छांदोग उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद पूछा जाए कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये आपको याद रखना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद में वर्णित है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडूक उपनिषद? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्यक उपनिषद। ये आपका टाइप हो गया है गलत, दूसरा होना था।
यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में है। सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें? मुंडोक उपनिषद में। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो सबसे नया वेद पूछा जाए तो कौन सा है? अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सबसे पुराना वेद पूछा जाएगा तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में है। 4 वर्णों का कर्तव्य किसमें? धर्म सूत्र में है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। और ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। यजुर्वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? विश्वामित्र, भरत मुनि, गौतम, पतंजलि? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र, भरत मुनि, कपिल मुनि, पतंजलि? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल मुनि। तो ये सभी के सभी अभी आपको याद हो जाएंगे। योग दर्शन के रचयिता कौन थे? गौतम, कपिल मुनि, जैमिनी या पतंजलि? तो योग दर्शन के रचयिता तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पतंजलि। न्याय दर्शन के रचयिता कौन थे? गौतम, पतंजलि, जैमिनी, कणाद? तो गौतम थे न्याय दर्शन के रचयिता। तो गौतम बुद्ध से आपको याद रखना है, न्याय दर्शन के रचयिता थे। वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन थे? भरत मुनि, कणाद व उलूक, बादरायण या गौतम? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद व उलूक। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा के रचयिता कौन थे? बादरायण, जैमिनी, गौतम, विश्वामित्र? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादरायण। अब आइए फिर से एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। वैशेषिक दर्शन के रचयिता कणाद व उलूक हैं। उत्तर मीमांसा के रचयिता बादरायण है। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम हैं। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि हैं। और सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि हैं। अब आपको याद हो गया होगा। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये कौन सी नदियाँ हैं? गंगा और यमुना, अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, व्यास और सतलज? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास और सतलज। नेक्स्ट है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्किनी, शतुद्री, परुष्णी, कालिंदी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परुष्णी। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुष्णी नदी। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। कितने भागों में वर्ण व्यवस्था विभाजित थी? 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये आप पढ़ चुके हैं। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते थे? सूत्र, पाद, संहिता, मुख? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संहिता। नेक्स्ट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा धातु का। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे, विदव कहते थे, वर्मन कहते थे, कर कहते थे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलि कहते थे। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये किस अंग का था? गले का आभूषण था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या महाकाव्य काल में, या सूत्र काल में? तो इस प्रश्न का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेट। वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता आपका यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न या जितने भी फैक्ट बन सकते थे, सभी के सभी फैक्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने थे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।